नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 20 केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगर आपको वीडियो में बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं घर आ चुका हूं तो यहाँ पर गाड़ियों का शोर आता जाता रहता है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों आते हैं। कैबिनेट मंत्रियों से जो मिलकर बनता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद में तो राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी आते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में मेनली कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, देखिए हमारी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है। तो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 74 जो है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और आर्टिकल 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और शपथ के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 74 की भाषा अगर देखें तो इस तरीके से है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा, और जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को, उसकी कोई भी न्यायालय जांच नहीं कर सकता। अर्थात जो सलाह होगी मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को, वो गैर न्यायोचित होगी। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के जो सलाह है उसको पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह भेजता है राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ऐसा आर्टिकल 74 के तहत है। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है, जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं के बारे में, शपथ व वेतन भत्तों के इत्यादि के बारे में आर्टिकल 75 बात करता है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून आया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, जिसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर कोई भी व्यक्ति दल बदल कानून के आधार पर निर्योग्य घोषित किया जाता है तो वह मंत्री पद धारण नहीं कर सकेगा, ऐसा भी संविधान में उल्लिखित है। साथ ही साथ जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था, 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, उसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया गया है, उसको निर्धारित कर दिया गया है। आर्टिकल 75(1)(a) के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पे सदन का मतलब क्या है? लोकसभा। तो कितने मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही। इसको 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा समावेशित किया गया था संविधान में। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आगे देखते हैं तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करती है। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आर्टिकल 77 जो है वो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किस प्रकार होगा उससे संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होंगी। राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार की कार्यवाहियों को और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम भी बनाएगा। तो ये मेनली भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा वो आर्टिकल 77 में बताया गया है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बताता है। जैसे अगर राष्ट्रपति संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा
लिए गए निर्णयों या विधायनों के प्रस्तावों के बारे में पूछता है तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उसे सूचित करे। और अगर नहीं भी पूछता है तब भी ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संघ के प्रशासन से संबंधित मामले जो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए हैं, जो निर्णय और जो विधायन प्रस्ताव हैं, उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। इसके साथ ही साथ यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर भी किसी मंत्री द्वारा जिसमें निर्णय लिया जा चुका है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, अर्थात एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजे, तो ये भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजे। आर्टिकल 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार को बताता है। तो ये आर्टिकल 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है। इसके साथ साथ अब देखते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व क्या होते हैं? तो उत्तरदायित्व को 3 भागों में विभाजित करके देखेंगे हम लोग। एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और तीसरा विधिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रियों का लोकसभा के प्रति होता है। तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, तब उसे त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह भी दे सकती है और मंत्रिमंडल का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होता है राष्ट्रपति के संदर्भ में, अगर वो लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे राष्ट्रपति को तब। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, क्योंकि आर्टिकल 75 में ये लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसीलिए उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। तीसरा है विधिक उत्तरदायित्व। तो भारतीय संदर्भ में मंत्रियों पर कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ जो सार्वजनिक कार्य करने के लिए राजा का जो प्रत्येक आदेश है वो मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में मंत्रियों का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। अगर राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर, ये जरूरी नहीं होता है भारत में कि उस पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे, क्योंकि यहाँ पे मंत्रियों को विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है। तो ये याद रखिएगा कि विधिक उत्तरदायित्व भारत में नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मंत्रिमंडल की संरचना, मंत्रिपरिषद की संरचना। ये मंत्रियों के उत्तरदायित्व नहीं, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद की संरचना, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में राज्य मंत्री और उसके बाद में उप मंत्री। ये तीनों मिलकर बनते हैं मंत्रिपरिषद। और इनके बीच में अंतर क्या होता है? उनके पदक्रम का, वेतन का और राजनीतिक महत्व का। तो इन सभी मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, जो कि सरकार का उच्चतम कार्यकारी होता है। तो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश आदि के मंत्री आते हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों में महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री आते हैं। कैबिनेट के सदस्य जो है वो नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके उत्तरदायित्व जो हैं उनकी परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर होती है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं केंद्र सरकार में, इसीलिए इनको कैबिनेट मंत्री भी कहा जाता है। राज्य मंत्री 2 प्रकार से हो सकते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री के सहयोगी राज्य मंत्री। तो जैसे जो स्वतंत्र प्रभार होता है उसमें वो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री के सहयोगी जो राज्य मंत्री होते हैं उसमें जो हेड होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है और उसके नीचे जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मतलब उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो अपने विभाग का, अपने मंत्रालय का हेड होगा। और कैबिनेट मंत्री के नीचे जो आते हैं, जो उनके अधीन होते हैं, उनको कहा जाता है राज्य मंत्री।
तो ये स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के संदर्भ में अंतर था, जिसे मैंने आपको बताया है। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल नहीं हो सकते। इनको तभी मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल किया जाएगा जब विशेष आमंत्रण पर इनको बुलाया गया हो। उपमंत्री, उपमंत्री ये कैबिनेट या राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भी भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। अगर आप ग्राफ से समझना चाहें तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी आते हैं। तो कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनती है मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का ही एक अगर और सबसेट मान लिया जाए तो वो होता है किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट। इसमें आप कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके भी जो मेन होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इस तरीके से किचन कैबिनेट होती है। इसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री हो सकते हैं, या तो 5 से 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस हिसाब से कार्य करना है और क्या प्राथमिकता देनी है, कितनी गोपनीयता रखनी है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के किचन कैबिनेट का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसका भी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। तो एक वेन डायग्राम से हमने देखा कि मंत्रिपरिषद में सभी आ जाते हैं और उसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी आते हैं, और कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत ही किचन कैबिनेट आती है। चलिए अब देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस। एक तरफ लिख लेते हैं मंत्रिपरिषद और एक तरफ लिख लेते हैं मंत्रिमंडल, और इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है, इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय होता है, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। दूसरा, इसमें कैबिनेट मंत्री भी आ जाते हैं, इसमें आपके राज्य मंत्री भी आ जाते हैं और इसमें उप मंत्री भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तीसरा डिफरेंस देखा जाए, ये सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करते हैं, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है, जबकि मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से एक साथ बैठती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेती है। इस तरीके से ये सामूहिक रूप से कार्य करती है, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्य नहीं करती है। मंत्रिपरिषद को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कागजी तौर पे। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल को ही प्राप्त होती हैं। इसके कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, जबकि मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है मंत्रिमंडल, तथा ये जो निर्देश होते हैं वो सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। इस तरीके से देखा जाए तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से अधिक प्रभावी होता है, अधिक सशक्त होता है। तो ये था मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस। अब एक स्टेटमेंट है बार्कर का कि कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। इसमें बताया गया है, देखिए कितनी कैबिनेट सशक्त होती है, कि कैबिनेट नीतियों का चुंबक है, ये बार्कर ने कहा। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, या ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। ऐसे ही ग्लैडस्टोन ने कहा कि कैबिनेट सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। मान लीजिए ये कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं, ये सूर्य है मंत्रिमंडल। ऐसे ही लोवेल ने कहा कि कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। रैमजे म्योर ने कहा कि यह राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील है। तो ये सभी मंत्रिमंडल के बारे में मुख्य राजनीति शास्त्रियों व संविधान विशेषज्ञों के कथन थे, जो आपको पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका था। ऐसे ही ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त होती है कि उसे
कैबिनेट की तानाशाही भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा था कि कैबिनेट की तानाशाही है ब्रिटिश सरकार में? ये कहा था रैमजे म्योर ने। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। तो जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सभी मैंने आपको बता दिया है। सो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।